ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रिया को। इससे पहले की सभी घटनाएं यानी निषेचन से पूर्व की जितनी भी घटनाएं हैं उनको आप पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर वीडियो को चेकआउट ज़रूर करिएगा। बात करते हैं निषेचन पर। तो आप यूँ तो निषेचन पढ़ चुके हैं जंतुओं में, जो चैप्टर क्या हुआ है रिमूव कर दिया गया उसमें आपने निषेचन पढ़ा था। थोड़ा समराइज कर लेते हैं फिर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। निषेचन का अर्थ क्या होता है? निषेचन का अर्थ होता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूजन ही क्या कहलाता है? आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। और इसके फलस्वरूप हमारा 2n नंबर का क्या बनता है? युग्मनज बनता है। चूँकि ये n नंबर होते हैं और इनके फ्यूजन के फलस्वरूप 2n नंबर का हमारा डिप्लॉयड युग्मनज निर्मित होता है। अब हाइप्लॉयड और डिप्लॉयड क्या है, हालांकि ये फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से समझाया जाता है, लेकिन इन ब्रीफ हम आपको बता दें कि जैसे अगर हम मानव की सेल को लेते हैं और एक मदर सेल जो होती है उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, अर्थात 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम डिवाइड करवाएंगे तो क्या बन जाएंगे? 23 के बन जाएंगे। तो ये हो गया n नंबर और ये हो गया n नंबर, 23 क्रोमोसोम्स के। अब ये इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे हैप्लॉयड, जबकि यहाँ हम इनको बोल लेते हैं डिप्लॉयड। और मान लेते हैं कहीं दूसरी और कोई कोशिका है तो उससे भी अगर n बन रहे हमारे, तो इन दोनों के फ्यूजन से जब इसमें 23 थे और 23 तो इसमें जो हमारा युग्मनज बनेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा 46 गुणसूत्र का 2n नंबर का ये कोशिका बन जाएगी। तो ये था प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का। जब हम जंतुओं में फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि जो जंतुओं में फर्टिलाइजेशन है वो दो प्रकार का होता है। एक बाह्य फर्टिलाइजेशन था और एक अंतः था, मतलब एक बाहर हो रहा था बाह्य निषेचन और एक अंतः निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन था। बाह्य निषेचन में क्या होती थी, जैसे मछलियां हैं या मेढक है या एम्फीबियंस क्या करते थे, स्पर्म और ओवा को पानी में रिलीज कर देते थे और वहीं पर फ्यूजन हो जाता था। जबकि अंतः फर्टिलाइजेशन सभी उच्च श्रेणी के जो जंतु हैं उनमें होता था कि जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर मेल अपना स्पर्म रिलीज कर देता था, जिससे मेल और फीमेल गैमीट्स का मिलन होता है। तो ये बात हुई थी जंतुओं की। लेकिन अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? पादपों में फर्टिलाइजेशन। तो हम बात करते हैं पादपों में फर्टिलाइजेशन आखिर कैसे होता है। तो ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा। पादपों में फर्टिलाइजेशन समझ रहे हैं आप, और आप ये जानते हैं कि जो फ्लावर होता है उसके सेंटर में एक भाग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। क्लियर? स्त्री केसर कुछ इस तरह होता है। आप ये फिगर बहुत अच्छे से बना चुके हैं। और इसी के आसपास लगे होते हैं हमारे पुंकेसर, और पुंकेसर पर पाए जाते हैं पराग कण बनते हैं। ध्यान से समझेंगे अगर तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी जो आपके दलपुंज और बाह्य दलपुंज है उनका यहाँ पर रोल नहीं है। उनका रोल सिर्फ था पुष्प को सुरक्षा प्रदान करना। आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो ये है मेल और ये है फीमेल बॉडी। क्लियर? अब हमने सबसे पहले निषेचन से पहले की घटनाओं में मेल गैमीट का निर्माण पढ़ लिया और फिर फीमेल गैमीट का निर्माण पढ़ लिया है। अब मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट के पास पहुंचेगा। फ्यूजन नहीं हुआ है, पास पहुंच रहा है, और उस क्रिया को हमने कहा था परागण। सही बोल रहे हो आप। क्या कहा था? परागण की जो पराग कण है वो जाकर स्त्री केसर पर गिरेगा और इसी घटना को हम लोग कहते थे परागण कहते थे। क्लियर हो गई बात? इसी को हम कहते थे परागण। परागण दो तरह का था। अगर उसी के पुष्प के स्त्री केसर पर गिर रहा है, यानी उसी पुष्प का जो परागकण है उसी के स्त्री केसर पर गिर रहा है, तो इसको हम क्या कहते थे? स्वपरागण। लेकिन अगर किसी दूसरे पुष्प का जो परागकण है यहाँ से दूसरे पुष्प का परागकण जा करके यहाँ पर गिरता है तो इसको हम क्या कहेंगे? परपरागण, अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम कहते थे परपरागण। हमने ये भी जाना था कि जो स्वपरागण है उससे ज़्यादा अच्छा होता है परपरागण, और इसीलिए अधिकतम जो पौधे होते हैं उनमें परपरागण की क्रिया पाई जाती है। अब हम बात करते हैं परपरागण तक हमने समरी के रूप में समझ लिया, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एराइज होते हैं, आपके मन में भी होने चाहिए। जैसे
कि परागकण यहाँ से कैसे पहुँचा, उस क्रिया को हमने कहा था परागण। और वो आप विधिवत समझ चुके हैं कि किसी भी माध्यम, चाहे वो जंतु हो, कीट हो, है ना, वायु हो, इन सब के माध्यम से पहुंच सकता है और सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो ये डाउट क्लियर हो गया। लेकिन एक डाउट अभी बहुत बचा हुआ है, उस पर ध्यान देते हैं। ये है हमारा वर्तिकाग्र, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा है वर्तिकाग्र अर्थात स्त्री केसर का दरवाज़ा, और यहाँ पर आकर के परागकण गिर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा थोड़ी बात, यहाँ पर आकर के परागकण गिर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है जो कीट पराग लेकर के आया है, पॉलन ग्रेन लेकर के आया है, वो एक ही जाति का हो। मान लेते हैं इसको हमने ए माना था और इसको भी ए माना था, दोनों एक जाति के हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से लेकर के आए, हो सकते हैं कोई बी जाति का प्लांट हो और उसके भी परागकण ले जा कर के वो यहाँ पर, मेरी बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आपका समय थोड़ा लग रहा है, लेकिन हो सकता है कंसेप्ट आपका ज़रूर क्लियर हो जाए। मतलब वो बी का ला करके भी तो यहाँ पर छोड़ सकता है, ध्यान से समझिए। तो क्या होगा, मतलब अगर यहाँ पर बी का परागकण आकर के गिर जा रहा है जो किसी दूसरी जाति का है, तो फिर कैसे निषेचन हो पाएगा। ऐसे में फिर यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है जिससे कि दूसरे जो बाह्य कण हैं उनको अवरोध किया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं। तो अब हम स्टेप टू स्टेप पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रिया समझेंगे, क्योंकि जो पुष्पी पादपों में निषेचन होता है वो अन्य निषेचन से एकदम अलग होता है, एकदम अलग होता है। अभी आप जानेंगे, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि निषेचन का अर्थ होता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का आपस में संयुग्मन या संयोजन की क्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं। क्लियर होगी बात। पुष्पी पादपों में जो फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है उसमें जो पॉलन ग्रेन है अर्थात परागकण द्वारा निर्मित नर युग्मकोद्भिद और जो बीजांड का हमारे मादा युग्मकोद्भिद है उनका संयुग्मन होता है, जिसके फलस्वरूप आगे चल कर के युग्मनज का निर्माण होता है। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई। ये क्रिया लेकिन होती कैसे है और इस क्रिया के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया, तो बहुत ध्यान से अगर आप समझेंगे तो ये क्रिया कुछ स्टेप्स में होती है। चूँकि जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें निषेचन की क्रिया थोड़ी जटिल होती है, क्योंकि जंतुओं में क्या था कि मेल और फीमेल आपस में मैच कर जाते थे और मिल जाते थे। अब इसमें समस्या ये है कि परागकण आया है, वर्तिकाग्र पर चिपकेगा, इसके बाद आगे क्या क्या क्रिया होगी यही तो आपको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे आपके स्ट्रासबर्गर, क्या नाम था उनका, स्ट्रासबर्गर, ठीक है, स्ट्रासबर्गर नाम था उनका। और उन्होंने लगभग सन 1884 में इस घटना के बारे में डिटेल में बताया था। स्ट्रासबर्गर मतलब कुछ नाम किसी बुक में कुछ और, किसी बुक में कुछ और लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन ये नाम आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए कि इन्होंने सबसे पहले पुष्पी पादपों में इस घटना का जिक्र किया था और इस घटना को समझाने का प्रयास किया था। उन्होंने ये समझाया था कि सबसे पहले ये जो घटना होती है पुष्पी पादपों में निषेचन, वो कुछ चरणों में होती है। सबसे पहला चरण आपका होता है कि जो आपका परागकण है, परागकण का वर्तिकाग्र पर जमना, सबसे पहली घटना होती है परागकण का वर्तिकाग्र पर जमना। अब ये क्या क्रिया है, ध्यान से समझिए। ये मान लेते हैं ये हमारा वर्तिकाग्र है, कुछ ऐसा ही तो स्ट्रक्चर होता है, ये होता है हमारा वर्तिकाग्र। क्लियर, ये है हमारा वर्तिकाग्र और ये है हमारी वर्तिका। फिगर बहुत इजी होते हैं बायोलॉजी के, चूँकि आप आर्ट सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, तो उसे आर्ट से कभी भी कंपेयर मत करिएगा। और जो बायोलॉजी के फिगर जितने ज़्यादा आप सरल बनाएंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। जहाँ आप बहुत ज़्यादा जटिल फिगर बनाएंगे वहीं आपके नंबर्स जो होते हैं वो कट होने लगते हैं और समय भी आपका बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ये फिगर बहुत आसान आपको लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा एक क्या है, स्त्री केसर है, जिसमें ये भाग कहलाता है हमारा वर्तिकाग्र। ये है वर्तिकाग्र। अब हमने बात किया कि बहुत सारे परागकण, यहाँ एक छोटा सा परागकण बनाने का प्रयास करता हूँ मैं। बहुत सारे परागकण आ करके
क्या होते हैं, यहाँ आकर के गिरते हैं। इस क्रिया को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर बहुत सारे परागकण आकर के गिर गए हैं। सबसे पहले देखो बच्चों क्या होता है कि ये जो वर्तिकाग्र है ये विशेष अंग होता है, ये कोई मामूली अंग नहीं है। इसके जो सतह होती है यहाँ पर बहुत सारे केमिकल रिसेप्टर पाए जाते हैं, बहुत सारे केमिकल रिसेप्टर पाए जाते हैं और एक विशेष प्रकार का सक्रिय पदार्थ पाया जाता है, अर्थात उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो रिच होता है। ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर विशेष प्रकार के कौन पाए जा रहे हैं, केमिकल रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये क्या काम होगा, जब यहाँ पर आकर के परागकण गिरते हैं तो ये केमिकल रिसेप्टर ये चेक करते हैं कि जो ये परागकण गिरा है ये सही परागकण है, किसी दूसरे पौधे का तो नहीं है। ध्यान से समझिएगा, चेक करते हैं। जैसे आपके विद्यालय में या कहीं पर भी ये चेक किया जाता है जो स्टूडेंट आ रहा है ये मेरे ही विद्यालय का है, ऐसे ही यहाँ पर भी वर्तिकाग्र पर ये चेक होता है कि जो परागकण आ करके चिपका है वर्तिकाग्र पर वो वास्तव में उसी जाति के पौधे का है। क्लियर। और दूसरी बात, ये फर्टाइल है अर्थात जम सकेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये फर्टाइल ही नहीं और आगे चल के जमे ही ना हो, क्रिया को ना कर सके। तो सबसे पहली घटना है परागकण का वर्तिकाग्र पर जमना। अब ये जमेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। तो परागकण आकर के वर्तिकाग्र पर गिर चुके हैं, वर्तिकाग्र ये चेक कर लेती है कि ये परागकण मेरे ही जात के पुष्प के हैं, अर्थात सब काम सही है। ऐसे में जो ये परागकण होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पर उपस्थित होता है एक सक्रिय पदार्थ और उस पदार्थ को क्या करते हैं ये लेप करके अर्थात अवशोषित करने लगते हैं। चूँकि अब खाएंगे तो है नहीं, ये अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद क्या स्टार्ट होती है, एक अलग क्रिया स्टार्ट होती है और इसमें क्या करते हैं ये लोग जमना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं अंदर की ओर जमना प्रारंभ कर देते हैं, ये देखिए। और ये पराग नलिका का विकास कर लेते हैं। किसका विकास कर लेते हैं, पराग नलिका का। जब आप मेल गैमीटोफाइट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपने देखा था कि पराग नलिका कैसे बनती है और ये क्या होते हैं जमना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। आई थिंक बातें आपको समझ आ रही होंगी। और इसको हम क्या कहेंगे, पराग नलिका। क्या कहेंगे, पराग नलिका। अब होता क्या है, हम सब जानते हैं कि जितने भी परागकण इस पर गिरे होंगे वो सभी के सभी जमना स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ हो सकते हैं दूसरे पुष्प के भी हो और कुछ हो सकते हैं धूल के कण हो या कोई और हो। लेकिन कुछ जो परागकण हैं लगभग अधिक संख्या में वो जमना प्रारंभ करेंगे। लेकिन एक कंडीशन और है कि सभी बीजांड तक पहुंच नहीं पाते हैं। अभी इसको समझते हैं। तो ये हो गया परागकण का वर्तिकाग्र में जमना, ये फर्स्ट पॉइंट आप समझ गए। अब दूसरा चरण होता है आपका कि जो हमारी पराग नलिका बनी, ये पराग नलिका का वर्तिका में प्रवेश, यानी हमारी जो ये है पराग नलिका वो आगे जर्मिनेट करती चली जाएगी और लंबाई में बढ़ती हुई चली जाएगी और वर्तिका में प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि इसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्तिका कहते हैं। क्लियर हो गई बात। इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका। और ये आगे की ओर देखिए जमना प्रारंभ रख रही है और आगे की ओर जाती जा रही है। यहाँ पर आप ध्यान से थोड़ा फिगर बनाएंगे क्योंकि व्हाइट बोर्ड थोड़ा स्लिप करता है ना, ये देखिए। तो ये आगे की ओर जमती हुई जा रही है। क्लियर बात, जमती हुई जा रही है। इसके साथ साथ में कुछ और भी होते हैं जो जमना जारी रखते हैं, लेकिन आगे जा करके जरूरी नहीं है कि सब वहां तक पहुंच ही सके। हम लोग मान लेते हैं कि ये कुछ दूरी तक जा सकते हैं, ये देखिए। लेकिन जो सबसे पहले जा करके बीजांड द्वार से प्रवेश कर जाएगी, जैसे हो बीजांड द्वार से वो प्रवेश करेगी वैसे ही ये सब क्या हो जाते हैं, इन सब डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और इन सब की ग्रोथ जो होती है
वो रुक जाती है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ बीजांड की संरचना हम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे वो भी बहुत ईजी है। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप एक ऐसा स्टेप बना देंगे, ये देखिए इतना आसान बना ले जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक ऐसे दिखा देना है ये, और फिर इसको ऐसे दिखा देना है ये, और ऐसे कर देना है, क्लियर। और यहाँ लाएंगे ऐसे आप ये, ठीक है, और ये दिखा देंगे, थोड़ा सा स्लिप कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये हमने दिखा दिया, ऐसे बन गया। और यहाँ पर लाएंगे ऐसे आप कर देंगे, ये आपका बन गया। यहाँ पर हम बीजांड की संरचना बना लेते हैं, और ये है हमारा बीजांड, इसको ऐसे बना देंगे। अब आप चूंकि अभी जल्द में ही पढ़े हैं कि जो बीजांड होता है उसके सबसे ऊपर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनका क्या नाम होता है, प्रतिमुखी कोशिकाएं। हाँ सही है, आप नाम बोले, प्रतिमुखी कोशिकाएं। अगर आप ध्यान से इस समय समझ रहे होंगे तो ये आगे चलकर एग्जाम में आपको नंबर ज़रूर देगा, क्योंकि द्विनिषेचन की क्रिया है वो मैं बहुत बार कहता आया हूँ कि हमेशा पूछी जाती है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। और बीच में आपके यहाँ पर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं ध्रुवीय न्यूक्लियस, ध्रुवीय केंद्रक, ठीक है, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। और यहाँ पर 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, यहाँ देखिए फिगर में ये 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। और यहाँ पर एक मोटी सी कोशिका पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका। गुड, क्या कहते हैं, अंड कोशिका, क्लियर। अब ध्यान से समझने वाली बात तो अब आई है कि अब क्या होता है, ये जो जर्मिनेट हो रही थी पराग नलिका वो वर्तिका से प्रवेश करते हुए आगे चल करके कहाँ प्रवेश करेगी, बीजांड में। तो हमारा जो तीसरा स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, बीजांड में प्रवेश। अब अगर आप बहुत ध्यान से समझ लेंगे तो आगे चल करके आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि सारी कंडीशन तो अब अप्लाई हो रही है। और ये आगे चलकर आगे बढ़ते हुए, ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हुए ऐसे ऐसे चलती है और यहाँ आकर के प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा जो पराग नलिका होती है उसमें कितने केंद्रक होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं। इन पराग नलिका में कितने केंद्रक होंगे, 2 केंद्रक होंगे, और यहाँ पर भी 2 केंद्रक होंगे। और ये आगे चली जा रही है, देखिए जर्मिनेट करती हुई जा रही है। क्यों जर्मिनेट कर पा रही है, क्योंकि उसने उस सक्रिय पदार्थ को खाया है और इसीलिए वो आगे की ओर बढ़ रही होती है। और ये आगे चलकर ये देखिए और यहाँ पर आकर के प्रवेश करने लगती है, ये देखिए यहाँ पर आकर के ये प्रवेश करने लगती है। और इसके पास कितने केंद्रक हैं, 2 केंद्रक। फिगर अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा 3 डॉट पर क्लिक करके, क्योंकि यहाँ चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो अब हम पढ़ रहे थे पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। ध्यान से समझिए, ये जो हमारी पराग नलिका है इसमें कितने केंद्रक हैं, 2 नर केंद्रक हैं, ठीक। तो 2 नर केंद्रक, ये हमारा बीजांड है, यहाँ हम लिख देते हैं, ये हो गया हमारा बीजांड। अब क्या होता है, यहीं पर होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक जो हमने पढ़ा था वहाँ तक भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था। फर्टिलाइजेशन के पहले की घटनाएं तो हो रही थी, लेकिन फर्टिलाइजेशन अब होने जा रहा है, क्योंकि जो नर केंद्रक है वो मादा केंद्रक, अंड कोशिका क्या होती है, ये मादा केंद्रक है, ये मादा है, ठीक है। और ये क्या है, नर और मादा आपस में एकदम से मिलने वाले हैं, और तभी इस क्रिया को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। ध्यान से समझिएगा, पूरी प्रोसेस आपने समझ लिया कि इसमें क्या होता है, परागकण आकर के वर्तिकाग्र पर चिपकते हैं, चेक होता है कि ये सही परागकण है। इसके बाद परागकण वहाँ से सक्रिय पदार्थ को खाते हैं, सक्रिय पदार्थ को खाते हैं, और इसके बाद जमना प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले वर्तिका में प्रवेश करते हैं।
फिर इसको कहते थे क्या, अंडाशय, और अंडाशय में जाते हुए बीजांड में प्रवेश कर देते हैं। आप ध्यान से यहाँ देखिएगा, इस फिगर को आप जरूर ड्रा कर दीजिएगा। अभी मैं जब थ्योरी पार्ट बोलूँगा तो उसमें बताऊँगा कि इस फिगर को आपको कहाँ बनाना है। तो ये क्या होते हैं, यहाँ हम इस फिगर को यहाँ थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा था, यही तो है, और ये थी हमारी 2 सहायक कोशिका, ये देखिए और ये देखिए, और ये थी हमारी अंड कोशिका, और ये थे हमारे 2 ध्रुवीय न्यूक्लियस जिनको द्वितीयक न्यूक्लियस भी कहते हैं, और ये थी हमारी 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं। वहाँ फिगर को हम यहाँ ले आए, इनको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, ठीक है। इनको कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। इस टॉपिक पर अधिक समय मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे के जो टॉपिक होंगे उनमें आपको अधिक समय नहीं लगेगा। मेन पॉइंट है यहाँ पर आपको द्विनिषेचन समझना। सिर्फ निषेचन समझने से काम नहीं चलने वाला, काम तब चलेगा आपका जब आप द्विनिषेचन समझ पाएंगे। तो यहाँ ये था अंड कोशिका, अंड कोशिका, और ये था आपका सहायक कोशिका। ये दोनों क्या थी, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। अब ध्यान से देखिए, और ये हमारी आ गई थी पराग नलिका, और यहाँ जा रही थी वो प्रवेश करने, ये देखिए, और इसमें थे दोनों केंद्रक। क्लियर, ये थे हमारे 2 नर केंद्रक। उस फिगर को हमने यहाँ जूम आउट कर दिया है। अब ये प्रवेश करता है और इसके बाद होती है संयुग्मन की क्रिया। इस घटना को हमने कहा था निषेचन, लेकिन द्विनिषेचन कहाँ आता है वहाँ समझेंगे। जब ये अंदर प्रवेश करता है तो जो इसका एक केंद्रक है, ये वाला या ये वाला, दोनों में से कोई भी एक केंद्रक जा करके अंड कोशिका को फ्यूज कर देता है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, एक केंद्रक जा करके अंड कोशिका को फ्यूज कर देता है और ये बन जाती है 2n नंबर की। हम मान लेते हैं ये वाला यहाँ ऐसे इसने प्रवेश किया और यहाँ पर ये बन गया 2n नंबर की एक क्या बन गई, मात्र कोशिका बन गई, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, युग्मनज कहेंगे। आगे चल करके ये युग्मनज का निर्माण करेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, जहाँ थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ वही गलती हो जाएगी। जब ये पराग नलिका 2 नर केंद्रक वाली अंदर प्रवेश करती है तो इसका एक केंद्रक अंड कोशिका के केंद्रक के साथ फ्यूज हो जाता है और वो बना लेता है युग्मनज। आगे चलकर वो क्या बना लेता है, युग्मनज, क्योंकि ये क्या कितने नंबर है, 2n नंबर है। क्लियर, 2n नंबर है नहीं है तो 2n नंबर क्या बना लेगा, युग्मनज। लेकिन अभी एक केंद्रक हमारा बचा हुआ है तो ये आगे चल करके, चूंकि ये जो दोनों ध्रुवीय हैं ये द्वितीय केंद्रक आपस में फ्यूज रहते हैं और ये जो केंद्रक हमारा एक बचा हुआ था वो आगे चल करके इन्हीं के साथ जाता है, मिक्स हो जाता है। और यहाँ पर कितने नंबर हो गए, इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हो गए 3n नंबर। यहाँ क्या हो गए, 3n नंबर, त्रिसंलयन हो गया। क्या हो गया, त्रिसंलयन। एक नर केंद्रक है और 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रक, और ये बन गया 3n। और ये आगे चल के क्या बनाता है, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष। अब ये नया शब्द आप सोचेंगे कि सर ये भ्रूणपोष क्या है। देखें, जब भी ये बीज का निर्माण होगा, ये युग्मनज आगे चल के बीज ही तो बनाएगा। तो आप जब भी फलों को खाते होंगे तो जो सीड होता है, सीड के चारों ओर आप फल पाते हैं। फल शब्द देखा है ना, फल। तो फल में बहुत सारा जो न्यूट्रिएंट फिल होता है, भोजन पदार्थ जो संचित होता है, वो निर्माण करता है हमारा भ्रूणपोष, भ्रूण को पोषण देने वाला भाग। तो क्या होता है, ये बन जाता है हमारा सीड, आगे चलकर युग्मनज बन जाता है और ये बना लेता है एक नई कवरिंग जिसे हम कहते हैं भ्रूणपोष। और बाकी चीज़ें जो होती हैं ये सब क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। अभी फिगर ये गड़बड़ होने वाला है, क्यों, क्योंकि अब देखिए यहाँ हो गया फ्यूजन और इसके बाद ये हो जाता है ऐसे लॉक, और इसके बाद यहाँ से जो ये सब भाग हैं ये सब टूट टूट करके गिरने लगते हैं। पूरा पुंकेसर उजड़ जाता है, आपके दल पुंज, बाह्यदल पुंज ये सब गिर जाते हैं और इसके बाद ये बढ़िया सा फल यहाँ पर गोल गोल है या लंबा है, जैसा भी फल बन जाए, ये फल का निर्माण
होने लगता है। अर्थात आप मेरा इशारा समझ चुके हैं कि अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होगा, भ्रूण का निर्माण कैसे होगा, बीज का निर्माण कैसे होगा और फल का निर्माण कैसे होगा, क्योंकि निषेचन की क्रिया हमने समझ ली है। कोई डाउट हो, यहाँ पे डाउट हो सकता है, फिर से समझा देते हैं। जो पराग होता है वो जमता है और पराग नलिका का निर्माण करता है। पराग नलिका वर्तिका से होते हुए जा करके बीजांड में प्रवेश करती है। उसके दो केंद्रक होते हैं, एक केंद्रक अंड कोशिका से डिवीजन करके युग्मनज का निर्माण करती है और जो दूसरा केंद्रक होता है वो जाकर के द्वितीयक केंद्रक से फ्यूजन करके 3n नंबर का भ्रूणपोष आगे चलकर उसको विकसित करेगा डिवीजन के बाद। और जैसे हमारा संलयन हो जाता है प्रतिमुखी कोशिकाएं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और जो ये सहायक कोशिकाएं थी वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। अंड कोशिका और एक नर केंद्रक मिल करके युग्मनज बना लेंगे और दो ध्रुवीय केंद्रक और एक नर केंद्रक मिल करके भ्रूणपोष का निर्माण कर लेंगे। तो अब बात आती है आप लिखेंगे कैसे, उसको आपको समझा देते हैं और आप लिखिएगा ज़रूर। जो भी डाउट आती रहती है उसको क्लियर हो जाएगा। कमेंट्स में ज़रूर रीड करता हूँ। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। 100 लाइक्स का एम हम रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट रेगुलर अपडेट होगा। कुछ हमारे स्टूडेंट्स नाराज़ हैं हमसे कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। देखिए कुछ समस्याएं थी, वो समस्याएं मैं जल्दी सॉल्व कर चुका हूँ और कुछ बची हैं उनको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये मान के चलिए अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी। हाँ, टाइम के लिए मैंने पोल दिया था, उस पोल पे आप जाकर कम्युनिटी टैब में पोल ज़रूर करें कि टाइम क्या डिसाइड होना चाहिए बायोलॉजी के वीडियो के लिए। एक टाइम अगर डिसाइड हो जाता है तो उस टाइम पर आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी। तो आप उस बात को लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब आप कापी कलम उठा लें और लिखना प्रारंभ करें। पर परागण टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप हेडिंग डालेंगे निषेचन। निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे नर एवं मादा जनन इकाइयों या युग्मकों के संयोजन की क्रिया निषेचन कहलाती है। नर एवं मादा जनन इकाइयों या युग्मकों के संयोजन की क्रिया निषेचन कहलाती है। पुष्पीय पादपों में यह क्रिया पराग कणों द्वारा निर्मित नर युग्मक तथा बीजांड में स्थित अंड कोशिका के संयोजन द्वारा होती है। पुष्पीय पादपों में यह क्रिया पराग कणों द्वारा निर्मित नर युग्मक तथा बीजांड में स्थित अंड कोशिका के संयोजन से होता है। इस घटना को सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने सन 1984 में बताया था और उन्होंने यह भी बताया था कि नर और मादा युग्मक के संयोजन के फलस्वरूप द्विगुणित अर्थात 2n नंबर युग्मनज बनता है जो आगे चलकर पीढ़ी के लिए मातृकोशिका होती है। मातृता पर री का मात्रा लगाना है। यह क्रिया यानी पुष्पीय पादपों में निषेचन की क्रिया निम्न चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे पराग कण का वर्तिकाग्र पर जमना या अंकुरण। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जब कोई परागकण गिरता है तो वर्तिकाग्र पर उपस्थित रासायनिक संवेदांग उसकी पहचान करते हैं कि यह परागकण अंकुरण योग्य है या नहीं। इसके बाद योग्य जो परागकण होते हैं वह वर्तिकाग्र पर उपस्थित सक्रिय शक्कर से बना है सक्रिय तरल पदार्थ को सोख कर फूल जाते हैं जिनसे आगे चलकर परागनलिका का विकास होता है। परागनलिका वर्तिका में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे, दूसरा पॉइंट है परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। देखिए हमने दो हेडिंग को एक में मर्ज कर दिया है। परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण और परागकण का या परागनलिका का वर्तिका और वर्तिकाग्र एक से जुड़े होते हैं तो एक ही में मर्ज किया है। यानी आपकी पहली हेडिंग थी परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण और दूसरी हेडिंग है आपकी
पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, जो अभी तीसरी हेडिंग आपने समझा था, तो आप दूसरा डालेंगे पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। लिखेंगे अधिकांश आवृतबीजी पौधों में पराग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड द्वार के समीप पहुंच जाती है और इसी समय परागनली में स्थित जनन केंद्रक दो नर युग्मक में विभाजित हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, तीसरी हेडिंग है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, और इसमें लिखेंगे पराग नलिका में उपस्थित दो नर केंद्रक जिनमें से आगे चलकर प्रवेश करके बीजांड द्वार द्वारा भ्रूण कोश तक प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे अब नर एवं मादा युग्मकों का संलयन, नर एवं मादा युग्मकों का संलयन, जो बातें आपको हम पहले ही समझा चुके हैं। लिखेंगे आवर्तबीजी भ्रूण कोश में एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। फिर से बोल देता हूँ, आवर्तबीजी भ्रूण कोश में एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज बनाता है। इस क्रिया को संयुग्मन कहते हैं तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित, ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है त्रियन, भ्रूण पोष केंद्रक का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया त्रिसंलयन कहलाती है और इस प्रकार के निषेचन को द्विनिषेचन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर दो बार निषेचन होता है। इतना लिखने के पश्चात आप लिखेंगे कि संयुग्मन के फलस्वरूप युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है तथा त्रिसंलयन के फलस्वरूप बना त्रिगुणित केंद्रक अर्थात त्रियन केंद्रक भ्रूण पोष का निर्माण करता है, जो भोजन का संग्रह करता है जिससे भ्रूण को पोषण मिलता है। इतना आपने आई थिंक लिख लिया होगा। अब आप लास्ट हेडिंग डालेंगे द्विनिषेचन का महत्व, कि अर्थात द्विनिषेचन का क्या महत्व है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इसके द्वारा नर जनन के लक्षण या नर जनक के लक्षण भी भ्रूण पोष में पाए जाते हैं। अर्थात जो फल बनता है या भ्रूण पोष बनता है उसमें नर जनक के भी लक्षण पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक केंद्रक नर का होता है और दो केंद्रक मादा के होते हैं, वो त्रियन होता है। हमने पहला पॉइंट बोला था, इसके द्वारा नर जनक के लक्षण भी भ्रूण पोष में पाए जाते हैं जो भोजन के लिए उपयोगी होता है। और दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, दूसरा पॉइंट यह है कि द्विनिषेचन के फलस्वरूप भ्रूण के साथ साथ भ्रूणपोष का भी निर्माण होता है जिससे भ्रूण को पोषण में कोई समस्या नहीं आती है। और अब चाहे आप तो एक बोनस पॉइंट में आप हेडिंग डाल लें, परागण व निषेचन में अंतर, परागण व निषेचन में अंतर। एक तरफ आप लिखेंगे परागण, हो सकता है 1 से 2 नंबर में ये क्रिया भी पूछ ली जाए, तो एक तरफ आप लिखेंगे परागण और दूसरी तरफ लिखेंगे निषेचन। परागण वाले कॉलम में आप लिखेंगे पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है, और दूसरी तरफ आप हेडिंग डालेंगे निषेचन, और निषेचन वाले में लिखेंगे नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन निषेचन कहलाता है। परागण में लिखेंगे यह अनेक माध्यमों से होता है जैसे वायु, जल, कीट आदि, और निषेचन में लिखेंगे इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। परागण में लिखेंगे यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है, निषेचन में लिखेंगे यह बीजांड के अंदर होती है। परागण में आपको लिखना है यह एक बाह्य एवं भौतिक प्रक्रिया है, वहीं निषेचन में आपको लिखना है यह आंतरिक और जैविक प्रक्रिया है। तो द्विनिषेचन तक आप पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे निषेचन के बाद की घटनाएं, जिसमें बहुत कम टॉपिक अब बचे हुए हैं,
भ्रूण पोष का विकास आपको पढ़ना है और फल एवं बीज का निर्माण और महत्व पढ़ना है। तो ऐसे ही जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। जिन बच्चों की नोट्स कंप्लीट हो जाएगी, हमने अपने अबाउट सेक्शन में हमारी ईमेल आईडी दी हुई है, तो आप चाहें अगर आप नोट्स का पीडीएफ बना पाते हैं तो आप हमें ईमेल के थ्रू अपनी नोट्स की कॉपी जो है वो सेंड करें, जिससे मैं आपके नोट्स को चेक भी कर सकता हूं। अगर जिसकी नोट्स मुझे पसंद आएगी, हम वीडियो में उसका नाम मेंशन करेंगे और उसकी लिंक भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू।